सभी बच्चों को मेरे तरफ से स्नेहिल नमस्कार। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग आरोह भाग 2 की कविता का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग इसके पहले पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो दूसरा पाठ है पतंग, इसका अध्ययन करेंगे। इसकी कविता का व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं इसके लेखक आलोक धनवा हैं और उनका एक जो काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, उसी में से पतंग नामक शीर्षक से लिया गया है। इस पतंग कविता के माध्यम से बच्चों के बाल सुलभ चंचलता एवं बाल मन की कल्पना का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए इसकी कविता देखते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए। इस समय कवि कह रहे हैं कि भादो का जो सबसे तेज बौछार यानी भाद्रपद जो ऋतु होता है, जो वर्षा का जो ऋतु होता है, तो उसमें भादो का जो महीना होता है, हिंदी महीना जो भादो होता है, भादो के महीने में वर्षा बहुत तेज होती है। तो कवि कह रहे हैं कि वर्षा का जो सबसे तेज बौछार था, जो भादो के मौसम में वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी, वह भादो चला गया है और उसका तेज बौछार भी चला गया है। इस समय शरद काल का नया सवेरा हुआ है, अर्थात वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु के प्रातः काल का वर्णन किया गया है। तो कवि का कहना है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, शरद ऋतु का प्रातः काल आ गया है और यह प्रातः काल ऐसा प्रतीत होता है जैसे खरगोश की आंखों जैसा सुंदर लाल रंग का हो। खरगोश की आंखें हल्के लाल रंग की होती हैं, तो उस प्रातः काल का वर्णन हल्के लाल रंग से किया गया है। आगे कहते हैं, शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद का तात्पर्य हुआ कि ये जो है, शरद किसी लड़के का नाम नहीं है बल्कि एक ऋतु का नाम है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, यानी कि शरद ऋतु पुल को पार करके आ गया है, अर्थात एक ऋतु के बाद यानी वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन हो गया है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शरद एक नदी को पार करके पुल के माध्यम से आया हुआ है, अपनी नई चमकीली साइकिल चलाता हुआ। अपनी नई चमकीली साइकिल चलाने का मतलब क्या हुआ कि प्रातः काल का वर्णन कवि ने बच्चे के नई चमकीली साइकिल चलाने से उसका तुलना किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह का जो समय है, कोई बच्चा अपनी नई चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए और घंटी को बजाते हुए आ रहा है। तो कह रहे हैं कि ये प्रातः काल बिल्कुल एकदम ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई लड़का एक अपनी नई चमचमाते हुई साइकिल चलाते हुए आ रहा हो और जोर जोर से घंटी बजाते हुए आ रहा हो, अर्थात वह बच्चों के आने का, अपने साथी बच्चों के आने का वो इशारा कर रहा हो। और इशारा का तात्पर्य वह खेलने के लिए, अपने साथ घूमने उछलने के लिए इशारा कर रहा हो। आगे कहते हैं, चमकीली इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। कहते हैं कि वह पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपने इशारों से बुला रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, इसमें गहरा भाव छिपा हुआ, आप लोग समझ लीजिए। वर्षा ऋतु बीत गई है, वर्षा ऋतु में आकाश में नमी रहती है और नमी रहने के वजह से पतंग काफ़ी ऊपर तक नहीं जा पाती, क्योंकि उसमें आर्द्रता रहती है और कागज़ भीग जाता है। जबकि जैसे वर्षा ऋतु समाप्त होती है, शरद ऋतु आता है, शरद ऋतु में आकाश शुष्क हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अब शरद ऋतु जो है कि प्रातः काल का शरद, यानी कि वह बच्चों को बुला रहा हो, बच्चों के झुंड को बुला रहा हो कि बच्चों आओ, वर्षा ऋतु बीत गई और आकाश में शुष्की आ गई है, आप आकर के अपने पतंग को उड़ाओ। आगे कहते हैं,
कि आकाश को मुलायम बनाते हुए। आकाश को मुलायम बनाने का अर्थ ये हुआ कि आकाश को कोमल बनाना। वर्षा ऋतु में आकाश में नमी रहती है, जैसा इसके पहले मैं जिक्र किया हूँ, और जैसे शरद ऋतु आता है वह आकाश की नमी समाप्त हो जाती है और बिल्कुल कोमल और मुलायम हो जाता है, यानी कि पतंग उड़ाने लायक हो जाता है। कहते हैं कि वो शरद का जो प्रातः काल है वह आकाश को इसलिए मुलायम बना रहा है कि पतंग ऊपर उड़ सके। वह बच्चों के बाल मनोदशा को समझ रहा है कि बच्चों का पतंग तभी ऊपर उड़ सकता है जब आकाश मुलायम और कोमल हो, शुष्क हो, सूखा हो। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ें उड़ सके। कवि आगे कहते हैं कि जो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है वह भी ऊपर उठ सके, इसलिए जो प्रातः काल है, शरद ऋतु का प्रातः काल है, वह उसको मुलायम बना रहा है। कहने का तात्पर्य है कि कागज, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, क्योंकि पतंग बनाया जाता है तो पतले से पतले कागज को ही बनाया जाता है, कागज से ही बनाया जाता है। और कवि कहते हैं कि रंग बिरंगे कागजों का पतंग जो बनाया जाता है वह ऊपर उड़ सके, अधिक से अधिक ऊंचाई को छू सके, इसलिए आकाश को यह शरद ऋतु मुलायम बनाता है। और बांस की पतली कमानी उड़ सके, बांस की पतली कमानी उड़ सके। ये पतली कमानी का तात्पर्य है कि जो पतंग जब बनाया जाता है तो उसमें पतली पतली एक बांस की कमानी बना करके उसमें धागे को बांधा जाता है, तो वही कमानी है। यह कमानी का तात्पर्य जो है कि वो जो बांस का जो पतला कमानी उसी को बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि ये बांस की जो पतली कमानी भी उड़ सके, और उड़ने के साथ साथ जब बच्चों की किलकारियाँ और उनकी सीटियाँ गूंजे तो पूरा वातावरण में आनंद ही आनंद आ जाए। कहने का तात्पर्य है कि जब पतंग ऊपर उड़ता है तो बच्चे उत्साहित होकर के सीटियाँ बजाते हैं, आनंदित होकर के किलकारियाँ करते हैं, तो उनका आनंद और किलकारी इस पूरे वातावरण में समाहित हो जाए और पूरा वातावरण भी उनकी उमंग के साथ जुड़ जाए और उनकी उमंग में वह भी मस्ती करने लगे। इससे इसका तात्पर्य है। आगे कहते हैं तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब यहाँ उसके माध्यम से तितलियों की दुनिया का भी जिक्र किए हैं, क्योंकि तितलियाँ, इसका दो अर्थ हो सकता है कि तितलियाँ वर्षा ऋतु में नहीं उड़ पाती हैं, नहीं उड़ती हैं, और शरद ऋतु में तितलियाँ भी उड़नी शुरू हो जाती हैं। और दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि आकाश में जो पतंग उड़ रहे हैं वे पतंग छोटे छोटे आकार में दिखते हैं और ऐसा लगता है कि आकाश में रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हों। तो कभी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे आकाश में रंग बिरंगी तितलियों की एक नाजुक दुनिया छा जाती है और बच्चे उस पतंग को देख करके किलकारियाँ भरते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, आनंदित होते हैं और रोमांचित होते हैं, और उनके आनंद और रोमांच से ये पूरी प्रकृति भी आनंदित और रोमांचित हो जाती है। तो ये रहा इसका पूरा कविता का अर्थ। अब मैं काव्य सौंदर्य की चर्चा कर देना चाहता हूँ। आप इसको चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो आप सुन लीजिए, तभी दिमाग में बैठ जाएगा बहुत आसानी से। याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान देंगे तो आप समझ लेंगे कि यह काफ़ी आसान है इसका काव्य सौंदर्य भी समझ पाना। सबसे पहले आप देखिए, इसकी भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है। साहित्यिक खड़ी बोली में लिखा गया है, तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कि साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग। उसके बाद इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, मतलब प्रकृति को एक बच्चे के रूप में, एक मानव के रूप में वर्णन किया गया है। तो जहाँ इस तरह का वर्णन किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो ये प्रकृति का मानवीकरण चित्रण किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार हो रहा है। खरगोश की आंखों जैसा लाल चेहरा, यह इसमें जो है उपमा अलंकार है। खरगोश की आंखों जैसा लाल चेहरा, यहाँ जैसा का प्रयोग किया गया है। सा, सम, जैसा, ऐसा शब्द जब आता है तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। तो खरगोश की आंखों जैसा सवेरा में उपमा अलंकार है। और साथ ही साथ अगर बिंब की बात करें तो यहाँ एक प्रकार का दृश्य बिंब है। दृश्य बिंब का मतलब क्या है कि एक ऐसा दृश्य छा जाता है, जैसे खरगोश की आंखें लाल होती हैं, तो जब लाल रंग का सवेरा दिखता है तो एकदम हमारी आंखों में एक दृश्य छा जाता है कि लग रहा है कि ये
प्रातःकाल का सूर्य खरगोश की आंख जैसा दिख रहा हो। ठीक है। अगला पॉइंट आप बना सकते हैं कि घंटी बजाते हुए जोर जोर से, या श्रव्य भी मेन सुनने, जैसे कि हम इसका जब वर्णन जब कभी करते हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क में क्या इमेज बनता है, क्या बिंब बनता है, तो बिंब ये बन रहा है कि यहाँ जिससे लग रहा है कभी कोई घंटी बजा रहा हो, तो यहाँ जो है कि सुनाई देने वाला नहीं, श्रव्य बिंब यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि घंटी बजाते हुए में श्रव्य दृश्य का चित्रण किया गया है। मुलायम बनाते हुए में स्पर्श चित्र, स्पर्श बिंब का वर्णन किया गया है। स्पर्श बिंब मतलब जिसे मुलायम बनाना, माने एहसास होना, किसी चीज का स्पर्श होना, तो यहाँ स्पर्श बिंब का प्रयोग किया गया है। अगर शब्द शक्ति की बात किया जाए तो यहाँ अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। गुण की बात किया जाए तो माधुरी गुण का प्रयोग यहाँ किया गया है, और छंद मुक्त छंद है। तो इस प्रकार से इस कविता का एक भाग समाप्त होता है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग इस कविता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।